Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. ठीक है, तो पी फैक्टर क्या डेफिनेशन है कि ये रेशियो होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू का, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है, जैसे कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो पी फैक्टर क्या हो जाएगा आई नॉट यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा आई नॉट बाय रूट टू, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू कन्वर्ट पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म मतलब कि किसी भी आप क्वांटिटी को आप मतलब किसी भी प्लेनर चीज को अगर आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो आर थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, जहाँ पे आर क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड और थीटा क्या होता है हमारा उसका एंगल, ठीक है। उसी को हम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है तो a प्लस जे भी करते हैं, ठीक है। तो वेयर a क्या होता है आर कॉस थीटा, मतलब ये रेक्टेंगुलर वाला है, रेक्टेंगुलर में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो a प्लस जे बी के फॉर्म में करते हैं और पोलर में आर थीटा के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो जो a जो होगा वो उसका हम रिलेशन करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि a इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा, b इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा, ठीक है। तो और थीटा को हम किसी भी एंगल थीटा को क्या ले सकते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी आप एक्स वाई प्लेन मान लीजिए, ठीक है, तो कोई भी एंगल होगा, ठीक है, तो उसका कुछ कॉस कंपोनेंट होगा कुछ साइन कंपोनेंट होगा, तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल एक देख लीजिए कि आई इक्वल टू 10 माइनस 60 डिग्री, मतलब करंट एक है जिसका मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर है और उसका एंगल जो है माइनस 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 इंटू कॉस माइनस 60 डिग्री प्लस जे साइन माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 10 इंटू 0.5 प्लस जे इंटू 0.866, ठीक है। तो ये आ गया 5 माइनस जे 866। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, ये था हमारा किस फॉर्म में, ये था हमारा पोलर फॉर्म में, और ये किस चीज में हमारा ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में ए प्लस जे बी फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, डिफाइन पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर की जो डेफिनेशंस है वो हम 3 तरीके से बोल सकते हैं कि, ठीक है, और जो पावर फैक्टर का हम जो यूज करते हैं वो केवल एसी सर्किट में ही यूज करते हैं, क्योंकि डीसी में पावर फैक्टर होता नहीं है, ठीक है। अब पावर फैक्टर मतलब सिंपली जो कॉस थीटा इसको बोलते हैं वो क्या होता है एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है। तो जैसे कि अगर पावर को P इक्वल टू क्या होता है वी आई कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या होता है रियल पावर हमारा, तो जो कॉस थीटा क्या हो गया हमारा पावर फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यानी कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जितना डिग्री का एंगल होगा और उसका हम कॉस ले लेंगे तो पावर फैक्टर बन जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, या फिर हम इसको और अलग वे में भी बोलते हैं, इसको कॉस थीटा क्या हो जाएगा आर अपॉन जेड, ठीक है। या फिर इसका एक और डेफिनेशन है कि द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल पावर एंड द अपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर, मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा किलोवाट अपॉन केवी, ठीक है। तो जब यही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये निकलता है, ठीक है, इसी से ये आया हुआ है ये, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेन द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट, ठीक है। तो एवरेज पावर डिलीवर्ड किसी भी सर्किट में क्या होगा, ठीक है, वो समझते हैं। The average power absorbed by a circuit is the sum of the power stored and the power returned over one complete cycle, ठीक है। क्या होता है कि किसी भी सर्किट का, ठीक है, तो कितना उसने पावर स्टोर किया और कितना उसने रिटर्न किया, ठीक है, तो उसका हम सम करेंगे, ठीक है। मान के चलिए कि कोई भी सर्किट है उसने 10 वॉट लिया और 10 और 5 वॉट सप्लाई किया, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर साइकिल में, उसका एवरेज हो गया 5 वॉट। इसका हम ग्राफिकली भी उसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज पावर को, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन यही है कि जितना वो अब्जॉर्ब कर रहा है
मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि कितना नेट पावर उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। एवरेज 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो सर्किट एवरेज पावर कंजम्पशन विल बी द एवरेज ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर over one full cycle with the instantaneous power defined as multiplication of instantaneous voltage by the instantaneous current, ठीक है। तो क्या होगा कि अब एवरेज लेना है, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ टाइम का आपने वोल्टेज लिया, उसी पॉइंट ऑफ टाइम का करंट लिया, ठीक है। और मान के चलिए कि t इक्वल टू 0 पे है वोल्टेज 10 वोल्ट्स और t इक्वल टू 0 पे ये करंट है 5 एम्पियर, तो 10 इंटू 5 50 हो गया। फिर t इक्वल टू 1 पे क्या है, 1 सेकेंड पे क्या है, वोल्टेज की वैल्यू 12 है और करंट की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 6 72 हो जाएगी। तो ऐसे हर एक टाइम इंस्टेंट पे उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर का अगर हम सम ले लें, उसको डिवाइड कर दें हम टाइम पीरियड से, तो हमारा उसका एवरेज पावर निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, नहीं इसमें एक बात है कि आप सबका इंस्टेंटेनियस पावर लीजिए और सबको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो वो आपका निकल जाएगा एवरेज पावर, ठीक है। ओवर फिक्स नंबर ऑफ साइकिल द एवरेज पावर, द एवरेज वैल्यूज ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द साइनसॉइड आर गिवन एज p इक्वल टू क्या होता है, vi cos थीटा, where v and i are sinusoidal RMS and theta is the phase angle between the voltage and current, ठीक है। तो किसी भी एक सर्किट का आप, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू को भी देता है। तो आपने क्या किया, वोल्टेज और उसका करंट को मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेंटेनियस को और उसका एंगल ले लिया, तो ये हमारा एवरेज आ गया। तो वैसे एवरेज निकालने का जैसे आप फॉर्मूला होता है, वो जो सिंपल आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि एवरेज किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, वही सेम चीज़ करते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये ग्राफ बना होगा, ठीक है, उसमें कुछ पोर्शन पॉजिटिव का होगा, कुछ पोर्शन नेगेटिव का होगा, तो एक्चुअल जो नेट निकलेगा वो आपका एवरेज निकलेगा। जैसे साइनसॉइडल वेव को क्या होगा, एवरेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब आते हैं कि यूनिट 3 में कि ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो एक्सप्लेन स्टैटिकली एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ विद एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो कि रुका हुआ है, यानी जो स्टेशनरी है। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, जो कि चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज जनरेटेड बाय कीपिंग द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम स्टेशनरी एट द सेम टाइम, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सिस्टम है, यानी जहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं या फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, और जो हमारा जो कॉइल है, उस दोनों को आप अब वो कर रखेंगे, स्टेशनरी रखेंगे, यानी उसको मूव नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें जो फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, वो आप करेंगे कैसे, वो उसको फ्लक्स को लिंक करेंगे या तो अल्टरनेटिंग करंट से लिंक करेंगे, मतलब फ्लक्स बिना मूवमेंट के फ्लक्स उसमें लिंकेज चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे कैसे, अगर आप एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें तो कॉइल में आप अगर आपने क्या दिया, सी करंट दिया, तो कॉइल तो आपका स्टेशनरी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें जनरेट होगा और किसी रिंग में या फिर किसी कॉइल में, ठीक है, तो वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। यानी आपने क्या किया, कॉइल को स्टेशनरी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आपस में डायरेक्शन चेंज करते रहा। जैसे कि हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि एक कॉइल से दूसरे कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने एक कॉइल को आपने करंट दिया, उसमें कॉइल था, उसमें कॉइल भी स्टेशनरी है, उस करंट की वजह से क्या हुआ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वो भी उसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो दूसरे कॉइल में जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में, तो एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल में अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये बाय द मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने सिस्टम क्रिएट किया है वो स्टेशनरी है, मतलब फिजिकल पार्ट जो होगा वो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। अब डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो इसमें किसी ना किसी एक चीज़ को आपको रोटेट करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को स्टेशनरी रखेंगे, ठीक है, और किसी एक कंडक्टर को हम घुमा देंगे। तो ये जो इसका एग्जांपल है मोटर जनरेटर। इसमें क्या होता है कि मान के लिया कि आपने नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिए हैं, ठीक है, तो उससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, ठीक है। अब उसके बीच में अगर आप कोई कंडक्टर ले जाएं और उसको ऊपर से नीचे ले जाएं, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो वही चीज़ है कि आपने क्या किया कि उस कॉइल को या फिर उस कंडक्टर को आपने मैकेनिकली मूव किया, रोटेट किया या फिर मूव किया, उससे
जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मोटर और जनरेटर। ठीक है, तो इसमें बस एक बात को याद रखनी रहेगी कि अगर जब भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा कट करना होगा। मतलब वो आपस में कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे तभी वो कट, अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो कभी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं। ठीक, तो एग्जांपल क्या हो गया हमारा, मोटर और जनरेटर। अब आते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर और मल्टीपल सर्किट्स। ठीक है, एक पैसिव डिवाइस है। पैसिव मतलब जो पावर अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अदर और मल्टीपल। ठीक है, किसी एक सोर्स से दूसरे लोड को देगा। ठीक है, a varying current in any one of the coil of transformer produces a varying magnetic field in the transformer's pole। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उससे क्या होगा, जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसमें कोर भी जनरेट होता है, जिससे फिर क्या होता है, फिर उसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरे कॉइल में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उससे हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर से कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप एक ही वाइंडिंग में, मतलब प्राइमरी एक ही वाइंडिंग में आप प्राइमरी में रखते हैं और सेकेंडरी में रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि वाइंडिंग हमारी कम यूज करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें ऑपरेशन भी काफी आसान होता है ऐसा करना। तो इसमें क्या होता है कि हम सेविंग कर लेते हैं वेट और साइज का, क्योंकि हमने क्या किया, एक ही वाइंडिंग में को ही प्राइमरी बना दिया और सेकेंडरी बना दिया। ठीक है, मतलब अगर एक ए से बी कोई पॉइंट है तो उसको हमने प्राइमरी बना दिया और बीच में कोई मिड पॉइंट में या फिर कुछ 10% लेस जगह पे हमने उसको सेकेंडरी भी बना दिया। तो उसी से एक और टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। तो इसमें लो कॉस्ट लगेगा क्योंकि हमारा कॉपर भी कम लगेगा, क्योंकि कॉइल्स ही कम लगेंगी तो यानी कॉपर कम लगेगा। लो रिक्वायरमेंट फॉर एक्साइटिंग करंट, क्योंकि सब चीज़ कम है इसमें, मतलब एक ही वाइंडिंग से आपने काम चला लिया तो आपका एक्साइटिंग करंट भी कम लगेगा, आपका कॉस्ट भी कम होगा, उसका साइज भी कम होगा, वेट भी कम होगा, लेस कॉपर भी लगेगा। ठीक है, और काफ़ी एफिशिएंट होगा। क्यों होगा एफिशिएंट? क्योंकि उसमें लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, फॉर द सेम रेटिंग। अब आते हैं डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि आप नो लोड पे जो वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर का, आप उसमें माइनस करिए जो फुल लोड पे आपका जो वोल्टेज आया, डिवाइड करिए उसको फुल लोड से, यानी वी ई नो लोड माइनस ई फुल लोड अपॉन ई फुल लोड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम लैब में जो हम करते हैं टेस्टिंग करते हैं, यानी रेगुलेशन निकालते हैं, वो क्या करते हैं कि हम ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, फुल्ली लोड करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे उसका लोड कम करते रहते हैं, धीरे धीरे उसका करंट हटते रहते हैं। ठीक है, जब नो लोड है यानी नो लोड में जीरो करंट फ्लो करेगा लोड साइड में, तो फिर उसकी वोल्टेज देखते हैं कि वोल्टमीटर में क्या उसकी वोल्टेज आई। तो नो लोड जो उसकी वोल्टेज आती है माइनस जो हमने फुल्ली लोड था ट्रांसफार्मर उसकी वैल्यू, ये दोनों हम नोट कर देते हैं और फिर इस फॉर्मूला में लगा देते हैं, तो हमारे मिल जाता है कि रेगुलेशन उस ट्रांसफार्मर का कितना है। ठीक है, तो जितना कम रेगुलेशन होगा उतना ट्रांसफार्मर अच्छा होगा। ठीक है, अब है डिफाइन एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर अपीयर्स टू बी सिमिलर टू अ रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पोटेंशियल डिवाइडर होता है, किसी आप रेजिस्टेंस सोर्स है, ठीक है, कोई तार है, रेजिस्टेंस है पूरा, अब उसमें से हाफ आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब उसमें एक टर्मिनल मिड पॉइंट पे लगा दीजिए, तो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा। ऐसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है कि आपने कोई कॉइल लिया बड़ा सा, उसमें क्या किया मिड पॉइंट में या फिर अपने रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज जितना आप चाहिए उस हिसाब से आपने किसी भी पार्ट में आपने एक टर्मिनल लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि वो डिवाइड हो गया उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का वोल्टेज। तो एक एज अ सिमिलर एज को कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर का एनालॉजी इसमें दिया गया है। ठीक है, और रेजिस्टिव पोटेंशियल डिवाइडर कांट स्टेप अप द वोल्टेज वेयर एट इट इज पॉसिबल इन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर ने क्या किया कि अब प्राइमरी से सेकेंडरी बना दिया आपने, तो प्राइमरी से सेकेंडरी बना दिया,
तो वो स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप कर सकता है आराम से। तो इसके भी 2 टाइप हो गए, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब आते हैं डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है कि कितना जो आप फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं या फिर जो फ्लक्स हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है किसी भी तरीके से, वो दूसरे कॉइल को कितने % तक लिंक कर पाता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल दैट लिंक्स विद द अदर कॉइल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द 2 कॉइल्स, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, अब जनरल ट्रांसफार्मर मान लीजिए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, प्राइमरी वाइंडिंग में आप क्या किया, करंट दिया, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब वो फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना % या कितना फ्रैक्शन ऑफ जाएगा, मतलब अगर 1 है टोटल तो 0.9 जाएगा, 0.8 जाएगा, 0.6 जाएगा, ठीक है, या 0 जाएगा, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन जो होता है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यानी अगर 100% जाएगा फ्लक्स तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितनी हो जाएगी, 1। और अगर 50% फ्लक्स जाएगा फ्रॉम वन कॉइल टू सेकेंड कॉइल तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या हो जाएगी, K = 0.5, ठीक। वही है कि लिंकेज, मतलब आपने एक कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस करवाया वो दूसरे कॉइल में कितना लिंक कर पाता है फ्लक्स, ठीक है। अब आते हैं द फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द कॉइल डिपेंड्स ऑन टाइम T = phi = 3t² + t + 5 वेबर। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम T = 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको दे रखा है फ्लक्स का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पूछ रहा है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, -dφ/dt, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इसमें कितना दे रखा है हमारा, 3t² t + 5, ठीक है। तो E क्या होती है, -dφ/dt। तो लेकिन हमें पूछ रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ एट T = 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6t + 1। अब क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है, इसमें कभी मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, कभी डायरेक्शन भी पूछ सकता है, मतलब उसका विथ साइन भी हो सकता है कभी, ठीक है। तो अभी हम मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेटेड, इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। तो T = 1 पे क्या हो जाएगा हमारा, 6 × 1 + 1, ठीक है। ये यहाँ 1 होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा मिसप्रिंट है। तो 6 × 1 × 1 ये हो जाएगा हमारा 7 वोल्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि सेकेंडरी करंट ऑफ 2300/230 वोल्ट ट्रांसफार्मर इज 35 एम्पियर, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी साइड में यानी हाई वोल्टेज साइड में क्या है, वोल्टेज 2300 वोल्ट्स है, और सेकेंडरी साइड में क्या वोल्टेज है, 230 वोल्ट्स। और बोल रहा है कि इसका जो सेकेंडरी करंट है, यानी सेकेंडरी साइड में जो हमारा करंट आ रहा है उसका है वैल्यू 35 एम्पियर, यानी 35 एम्पियर सेकेंडरी साइड में करंट है और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 230 वोल्ट्स है, ठीक है। पूछ रहा है कि टर्न रेशियो क्या होगा, प्राइमरी करंट क्या होगा, और केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है। इसमें टर्न रेशियो क्या होता है हमारा, V2/V1, यानी हाई वोल्टेज साइड अपॉन लो वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड हमारा क्या है, 2300 है, ठीक है, और लो वोल्टेज साइड क्या है, 230 वोल्ट। तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है। लेकिन हाई वोल्टेज साइड होता है, लेकिन हमारा सेकेंडरी में क्या कर रखा है हमने, सेकेंडरी में 230 वोल्ट्स हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि तो सेकेंडरी आप लेंगे, ठीक है। यहाँ आप मिस्टेक कर सकते थे, कभी कभी कोई मैक्सिमम करते हैं कि ये हाई वोल्ट अपॉन लो वोल्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, जब भी अगर आपको दे रखा हो ट्रांसफार्मर रेशियो, जो सेकेंड वाला चीज़ है यानी 230 वोल्ट से जो है उसको आप डिवाइड करेंगे 2300 से, ठीक है। मतलब सेकेंड वाले कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट से, ठीक है। जब हम सेकेंडरी साइड इसको ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसको ट्रीट कर रहे हैं हम क्या है 230 अपॉन 2300, तो आ गया हमारा 0.1, ठीक है। अब प्राइमरी करंट क्या होता है, तो V1 × I1 इक्वल्स टू क्या होता है, V2 × I2, मतलब जितना हम पावर दे रहे हैं उतना ही पावर लोड में भी आएगा, यानी सप्लाई के साइड में जो पावर देंगे उतना ही लोड की साइड सेम पावर आएगा, ठीक है। यानी इसलिए यानी V1 × I1 इक्वल टू क्या होगा, V2 × I2। उसी को हमने फिर रीअरेंज कर दिया, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, V2 I2 अपॉन V1।
फिर हमने पुट किया 230 × 35 डिवाइडेड बाय 300, तो आंसर क्या आ गया 3.5 एम्पियर। अब केवीए रेटिंग क्या होती है? केवीए रेटिंग वही होती है, आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस ट्रांसफार्मर पर। मान के चलिए अगर केवीए रेटिंग या सेकेंडरी साइड का करंट और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, या फिर प्राइमरी साइड का वोल्टेज इनटू प्राइमरी साइड का करंट, ठीक है। ये आप बस प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी का ही करंट और वोल्टेज लीजिएगा, और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी का ही वोल्टेज और करंट लीजिएगा, ठीक है। और दोनों में सेम आएगा केवीए रेटिंग। तो हमने प्राइमरी ले लिया तो V1 × I1 कर दिया, तो V1 क्या था हमारा 2300 × 3.5, क्या आ गया हमारा 8.05 kVA, ठीक है। अब आते हैं हम कि ट्रांसफार्मर के कितने लॉसेस होते हैं, ठीक है। 4 तरीके से लॉसेस होते हैं उसके। सबसे पहला होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में क्या होता है कि I² लॉसेस जो रेजिस्टेंस के वजह से आते हैं, कॉपर वाइंडिंग्स की वजह से आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कोर लॉस। कोर लॉस क्यों होता है? हिस्टेरेसिस, मतलब हिस्टेरेसिस होता है उसमें, और उसमें एडी करंट भी होता है, ठीक है। ये सब हम आगे एक सवाल आएगा उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो इस शॉर्ट सवाल से बस आपको सिंपल सी लैंग्वेज में देना है कि दिस लॉस ऑल्सो करते मैग्नेटिक कोर। इसमें कोर लॉस में हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है और एडी करंट लॉस भी होता है, और ये किसी भी ट्रांसफार्मर का कांस्टेंट होता है अगर आप किसी कांस्टेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। यानी अगर आपने किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया तो उसके जो कोर लॉसेस जो आएंगे वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन कॉपर लॉस जो होगा वो लोड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो अगर आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को आपने फिक्स कर भी दिया तो ज़रूरी नहीं है कि जो कॉपर लॉस आएगा वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वो वेरी करेगा करंट के हिसाब से। और डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, ठीक है, ये होता है इंसुलेटिंग मीडियम मटेरियल का, मतलब जो आपने ऑयल यूज़ किया है, सॉलिड इंसुलेटर यूज़ किए हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी इंसुलेटर जो है वो परफेक्टली इंसुलेटर नहीं है, तो कोई भी कंडक्टर परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं होता है। तो इंसुलेशन के वजह से जो लॉसेस आएंगे उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। स्ट्रेक लोड लॉस क्या होता है? दिस इज बेसिकली एडी करंट लॉस इन टैंक वॉल एंड कंडक्टर्स ड्यू टू लीकेज फील्ड, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपने अभी पढ़ा था कि कितना लिंकेज हो जाए फ्लक्स में, मतलब अगर 100% लिंकेज है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है। तो आइडियल केस में तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है 1 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो उस लीकेज फ्लक्स के कारण क्या होगा, और एडी करंट उसमें एडी करंट लॉस होगा किसमें? ट्रांसफार्मर के टैंक में। इसलिए हम बोलेंगे तो दिस इज बेसिकली एडी करंट लॉस इन टैंक वॉल्स कंडक्टर्स ड्यू टू लीकेज फील्ड। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया वो और जगह जाके यानी टैंक वॉल में गया, वो कंडक्टर में गया, और उससे उसने एडी करंट लॉस प्रोड्यूस किया, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे लोड लॉस। अब आते हैं एक्सप्लेन द टर्म स्लिप, ठीक है। तो स्लिप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड इज कॉल्ड स्लिप। द स्लिप ऑफ द रोटर में बी डिफाइंड एज ns - n अपॉन ns × 100, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? जो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, किसी पर्टिकुलर पोल पे, और किसी अगर हम फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स ऑफ किसी जनरेटर या मोटर का हम फिक्स कर दें, ठीक है, तो उसका जो सिंक्रोनस स्पीड होगा यानी मैक्सिमम स्पीड जो अटेन कर पाएगा वो होगा सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड। और रोटर का स्पीड जो प्रैक्टिकली जो अटेन कर रहा है, मतलब, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ किसी भी मशीन की। और रोटर की स्पीड जो अभी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है वो हो जाएगी उसकी n। तो मैक्सिमम स्पीड माइनस जो प्रेजेंट में जो रोटर की स्पीड है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्पीड या फिर सिंक्रोनस स्पीड इनटू 100 कर देंगे तो स्लिप निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्लिप का जो टर्म है वो मैक्सिमम यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में, ठीक है। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड आपस में इक्वल होती है, ठीक है। मतलब रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि थोड़ा सा लैग करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हम स्लिप की जो हम बात करेंगे वो इंडक्शन मोटर या इंडक्शन जनरेटर के केस में ही करेंगे, ठीक है। इसको एक और हमने फॉर्मूला लिख दिया n = 1 - s × ns। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये s जो है वो परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज में है s, ठीक है। तो अगर आप 100 हटा दीजिए, s × ns = ns - n
फिर आप n को इधर ले जाइए और s इंटू एन को इधर ले जाइए, तो यही सीमा का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और एक्सप्लेन द कम्यूटेटर वाइंडिंग इन डीसी मोटर। ठीक है, तो एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल जो हम यूज़ करेंगे वो किस केस में यूज़ करेंगे, मोटर के केस में यूज़ करेंगे। जो राइट हैंड रूल होगा वो हम किस केस में यूज़ करेंगे, हम जनरेटर के केस में करेंगे। ठीक है, तो ये हमें एक थंब रूल है, इसको हमेशा याद रखना। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होगा वो हमेशा यूज़ करेंगे मोटर के केस में, और फ्लेमिंग राइट हैंड जो यूज़ होगा वो हमेशा करेंगे जनरेटर के केस में। ठीक है, राइट मतलब जनरेटर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, और जनरेटर में क्या होता है कि हम आपको उसको रोटेट करते हैं, उससे करंट जनरेट करता है। यानी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करते हैं कन्वर्जन, और राइट हैंड रूल में क्या होता है मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल का जो फिनोमेना होता है उसको हम लेफ्ट हैंड, मतलब ये एक एनालॉजी है, कहीं किताबों में नहीं है, ये एक एनालॉजी है। The Fleming's left hand rule states that when a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, ठीक है, तो current carrying conductor जो है इसको हमने क्या किया, external magnetic field में place कर दिया। The conductor experiences a force perpendicular to both the field and to the direction of current flow। ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टर को हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, करंट डायरेक्शन किस उसकी करंट की क्या है और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या है। ठीक है, जैसे फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई इंटू एल क्रॉस बी। एल क्या होता है, मतलब डायरेक्शन या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और बी क्या होता है, बी होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये शायद आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा ऐसा फॉर्मूला, एफ इक्वल टू आई बी आई एल या फिर आई एल क्रॉस बी। ठीक है, और कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसका भी हमने एक लॉन्ग आंसर में आगे डिस्कस किया है काफी सारा, इसमें शॉर्ट में देख लीजिए। ये क्या करता है कि ये डीसी में काम करता है बेसिकली। ठीक है, ये करता है, इसका काम होता है टू कलेक्ट या फिर अलाउ करता है करंट फ्रॉम या फिर टू द आर्मेचर कंडक्टर। मतलब अगर जनरेटर है तो कलेक्ट करेगा, ठीक है, पर अगर मोटर है तो अलाउ करेगा। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर से। ठीक है, तो ये आर्मेचर कंडक्टर के जो वाइंडिंग खत्म होती है, एंड होती है, वहाँ पे इसको इस कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, वहाँ पे इसको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको बस यही याद रखना है, टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर या फिर टू अलाउ द करंट फ्रॉम द आर्मेचर टू द आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, और ये क्या करता है, टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द आर्मेचर इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है कि इसमें कम्यूटेटर जो होता है वो ब्रशेस का यूज करके किसी अल्टरनेटिंग करंट जो आर्मेचर में प्रोड्यूस हो रही है उसको यूनिडायरेक्शनल करंट बनाता है और एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आगे हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अभी बस आप ये दो पॉइंट याद रखें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, राइट द टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड होता है डीसी जनरेटर। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड होता है। सेल्फ एक्साइटेड अगर है, सेपरेटली मतलब जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हम जो प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो जनरेटर से कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और जो सेल्फ एक्साइटेड होता है उसमें जनरेटर से के इंटरनल सिस्टम में ही हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड के भी 3 टाइप हैं। शंट हमने वाउंड किया, सीरीज वाउंड किया, मतलब आपने जनरेटर के आर्मेचर के पैरेलल में लगाया वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, या फिर आपने आर्मेचर के सीरीज में वाइंडिंग लगाई, या फिर कंपाउंड किया, यानी कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर्स, मतलब लॉन्ग शंट किया या फिर शॉर्ट शंट किया। ठीक है, तो इसमें पैरेलल में भी रहती है और सीरीज में भी रहती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। या फिर जो हमारा एक्साइटेशन का पार्ट है वो हमने परमानेंट मैग्नेट से किया। ठीक है, तो कितना 3 टाइप की हो गई बेसिकली। सेपरेटली हमने किया, सेल्फ एक्साइटेड किया, या फिर कोई परमानेंट मैग्नेट लगा के जनरेटर बनाया। ठीक है, कंपेयर द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है,
तो रोटर ऑफ द मोटर इज कंस्ट्रक्टेड एज अ स्लिप रिंग टाइप, ठीक है। तो स्लिप रिंग टाइप का एक उसमें क्या होता है कि रोटर में आपका रेजिस्टेंस की जगह दी रहती है, ठीक है। ये आपका मतलब फिजिकल फीचर है, ठीक है, स्लिप रिंग का। और इसको स्क्विरल में क्या होता है, एक पैरेलल सी लाइंस होती हैं, मतलब पैरेलल सा प्लेट्स दिया रहता है, और उसको एक मतलब रगेड होता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी टफ स्ट्रक्चर होता है स्क्विरल गेज का। और उसमें रोटर की और मतलब हम रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्क्विरल केज मोटर। तो उसका जो रोटर होता है वो स्क्विरल केज टाइप का होगा, इसका स्लिप रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें रोटर में हम रेजिस्टेंस भी लगाने की स्लॉट रहता है। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, सिंपल और उसका रोबस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होता है और इसमें स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी लो होता है। यानी जब मोटर या फिर जब स्टार्ट होगा तो उस केस में जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो हाई होगी या लो होगी, ठीक है। अगर हाई है यानी हम अगर क्रेन्स जो होंगे उसमें हम स्लिप रिंग मोटर यूज़ करेंगे, ठीक है, क्रेन्स जो होंगे, ठीक है, क्रेन पुल, ठीक है। लेकिन अगर फैन में यूज़ करें तो आप टॉर्क अगर लो भी रखेंगे फिर भी आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ब्रशेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें ब्रशेस एब्सेंट होते हैं। ये ब्रशेस कंप्यूटर के साथ में लगता है, ठीक है, किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में ब्रशेस का भी अलग अलग मोटर में अलग अलग उसका सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो आप बस अभी ये याद रखिए कि स्लिप रिंग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। प्रेजेंट क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ मिलती रहती हैं। इसका सिंपल और रोबस्ट नेचर होता है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.